हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट पेपर के बारे में। जो पेपर आपका प्री AITS हुआ था 12 नवंबर को, उसके बारे में। और उसमें जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक कौन कौन से थे? वो टॉपिक थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये टोटल चैप्टर्स थे जिनके क्वेश्चंस थे। तो पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक एक क्वेश्चन पे, और क्वेश्चंस क्या थे वो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट बाय, यानी कि किस तरह के यौगिक में ज्यामितीय समव्यवता होती है। तो आपको पता है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या तो शो करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और या तो शो करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यानी कि दो केस होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है और या तो ये होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं होती है। तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर मतलब इसमें होगी, इसमें होगी, लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यानी कि जो चतुष्फल की संकुल है उसमें नहीं होती है। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर जाएगा कौन सा? ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, मतलब अष्टफल की और वर्ग समतली। तो आपको देखना है कि किसमें ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर है, तो सेकंड इसका ऑप्शन होगा, वर्ग समतली और अष्टफल की संकुल द्वारा। तो इसका आंसर ये होगा। फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो बोल रहा है कि द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन हाई स्पिन K3COF6, यानी कि उच्च संकरण संकुल में कोबाल्ट की संकरित अवस्था क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहली बात, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है K3, यहाँ से है COF6। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? +3। तो +3 स्टेट में कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, और यहाँ से होता है 3D7, और ये होता है 4s2। लेकिन अगर कोबाल्ट +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ से होगा क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो ये वाला जो 4s है वो 0 हो जाएगा, और एक यहाँ से निकलेगा यानी कि ये 3D6 बचेगा। तो ये होगा 3D6 एंड 4s0। तो इसमें चलते हैं। तो डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये 5 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है तो पेयर नहीं होगा, एस खाली है, इसके आगे पी भी खाली होगा। इसके आगे अगर आप जाओ, ये 4p है वो भी खाली है, इसके आगे 4d है वो भी खाली है, और डी के पास यहाँ पे 5 ऑर्बिटल। अब क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता तो अंदर खाली हो जाता ऑर्बिटल, लेकिन अंदर खाली नहीं है, 3d खाली नहीं है, तो डी बाहर का ही यूज होगा। और टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो 1s 3p और 2d इन्वॉल्व होगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा sp3d2। फिर आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि इफ CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेस देन p, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 सिस्टम, यानी कि जो मीन पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा है, CFSE कम है। तो यदि डेल्टा P से कम हो तो D4 निकाय का सही इलेक्ट्रॉनिक, आपसे पूछ रहा है कि इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखो, अगर P की वैल्यू ज्यादा है, P ज्यादा है और डेल्टा कम है, इसका मतलब मीन पेयरिंग एनर्जी हाई है। अब अगर यहाँ से मीन पेयरिंग एनर्जी हाई हुई तो यहाँ से जो मीन पेयरिंग एनर्जी है वो हाई है, ठीक है। अब अगर मीन पेयरिंग एनर्जी हाई है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, क्योंकि पेयर होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अब यहाँ पे D4 सिस्टम है, ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। ये आपका होता है T2G, ये वाला होगा T2G, और ये वाला है EG। लेकिन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, क्योंकि मीन पेयरिंग एनर्जी हाई है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 एंड 4, यानी कि T2G में आएंगे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन और EG में आएंगे टोटल 1 इलेक्ट्रॉन। तो सही कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होगा, T2G में आएंगे 3 और EG में आएंगे 1, यानी कि इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच इज नॉट अ पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, कौन सा पाई बंधित संकुल नहीं है। तो किसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है वो देखना है। तो वैसे जेई सॉल्ट में पाई बॉन्ड होता है, फेरोसिन में भी पाई बॉन्ड होता है, डाइबेंजीन क्रोमियम में भी होता है, टेट्राएथाइल लेड में नहीं होता, क्योंकि टेट्राएथाइल लेड होता है C2H5 का होल 4
और ये है Pb। अब यहाँ पर लेड के साथ एथाइल जुड़ा है, लेकिन सारे जो एथाइल है वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पे ये C2H5 है, यहाँ पे ये C2H5 है, और वैसे यहाँ पे भी C2H5 है। यानी कि यहाँ पर चारों बॉन्ड है और चारों सिग्मा है, तो यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि इन तीनों में पाई बॉन्ड होगा। अब पूछ रहा है कि किसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा, ये वाला। फिर आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, निम्न में से किस लिगेंड का स्थायित्व अपेक्षाकृत उच्चतम है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब सभी में, एक में अमोनिया है, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर, ईएन में भी नाइट्रोजन डोनर, लेकिन जो ईएन है उसमें नाइट्रोजन डोनर तो है, एथिलीन डाइएमीन है, लेकिन इसके साथ साथ ये सेंट्रल एटम के साथ रिंग बनाएगा, चिलेशन में जाएगा, यानी कि ये सेंट्रल एटम के साथ 5 मेंबर रिंग बनाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो यहाँ पर ये कॉपर आएगा, तो यहाँ पर ये रिंग का फॉर्मेशन करेगा, और अगर रिंग का फॉर्मेशन होता है तो स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये वाला होगा जिसमें ईएन होगा, यानी कि फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी में चिलेशन नहीं होगा, बाकी सिंपली मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन रिंग नहीं बनाएंगे, और ये रिंग बनाएगा, तो इसलिए सबसे स्टेबल ये होगा, इसलिए करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट अबाउट 5.29 बोर मैग्नेटॉन, निम्न में से किस यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण 5.29 बोर मैग्नेटॉन है। तो देखो, अगर चुंबकीय आघूर्ण होता है √NN+2, और ये कितना दिया है, ये दिया है बोर मैग्नेटॉन, और ये वैल्यू दी है कितना 5.29 बोर मैग्नेटॉन, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू 5 आएगी, है ना। 5.29 होगा तो इसको इसके बराबर करोगे तो n की वैल्यू जो है वो 5 आएगी, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो अब आपको देखना है कि किसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयर कर देगा। अब देखो, पहले वाले ऑप्शन में क्या है, कोबाल्ट पे +3, फर्स्ट ऑप्शन देखो, तो कोबाल्ट पे जो चार्ज आएगा वो +3 आएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, और ये होगा टोटल 3d6 एंड 4s0। लेकिन क्योंकि अमोनिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड बचेंगे नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो जाएगा नहीं। जहां 5 अनपेयर्ड बचेंगे वो देखना है। सेकंड ऑप्शन में आओ, सेकंड Fe+2 है, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, वैसे होता है 3d6 4s2, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहाँ पे Fe+3 है, सॉरी यहाँ पे Fe पे +3 है, +2 नहीं है, Fe पे +3 है। तो अगर Fe पे +3 है तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5 एंड 4s0। अच्छा, अब D के पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, अब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स हैं और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वाटर क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, अब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, पेयर नहीं करेगा तो यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि n की वैल्यू 5 आएगी, तो यहीं पर इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 5.29 बोर मैग्नेटॉन आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर सेकंड जाएगा, तो ये आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। तो इस तरह से इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ सेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, बोल रहा है कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट का सेट है जहां पे केवल ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो देखो, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि जो टिन है वो पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसके दो कारण है, एक तो लेड है, लेड आता है पी ब्लॉक में, और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखा जाता, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखा जाता, तो ये भी नहीं जाएगा। इसमें आ जाओ, प्लेटिनम कैडमियम और एंटीमनी, एंटीमनी पी ब्लॉक का होता है, ये जो है पी ब्लॉक का है, और कैडमियम भी ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि जिंक कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, तो ये भी नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें आयरन, गोल्ड और निकिल, तो ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर जो है वो इसका फोर्थ होगा, तो इसका फोर्थ होगा करेक्ट आंसर। फिर आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड, कौन सा कलर्ड है। तो कलर्ड होने के लिए क्या होगा, कोई भी चीज कलर्ड यानी कि रंगीन तब होती है जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब तुमको ये देखना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे फाइनली तो वेनेडियम +2 में ही आएगा, क्योंकि वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 23 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आर्गन, वैसे 3d3 4s2 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बचेगा 3d3 एंड 4s0। तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पर बचेंगे। इसका मतलब है कि यही वो होगा जिसमें कलर होगा, तो करेक्ट आंसर ये होगा। फिर इसी तरह से आपको 54 पे ले चलते हैं। 54 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कोई चीज कब होगी, प्रतिचुंबकीय कब होगी, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए। तो तुमको ये चेक करता है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, यानी कि n की वैल्यू जीरो हो जाए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आएगा Zn+2 में, आप निकाल के देखना Zn+2 में आएगा। एटॉमिक नंबर 30 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, वैसे होता है 3d10 4s2, 2 निकल गया तो 3d10 4s0। अब यहाँ पर 10 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो यही डायमैग्नेटिक है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 4 जाएगा। फिर आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैज आइडेंटिकल एटॉमिक साइज। तो आइडेंटिकल एटॉमिक साइज कहां पर होगा? आइडेंटिकल एटॉमिक साइज अगर आप देखिए तो अब आपको ये चेक करना है कि कहां पर आइडेंटिकल साइज होगा। तो देखो, जो डी ब्लॉक है वो थर्ड ग्रुप, थर्ड और फोर्थ में आ जाओ। थर्ड ग्रुप में आता है स्कैंडियम, फिर आता है याट्रियम, फिर आता है, इसके बाद आप जाते हो तो आता है लैंथेनम। ठीक है, इस याट्रियम और स्कैंडियम में ये बड़ा होता है और ये बड़ा होता है, लेकिन इसके बाद जाते हो तो यहाँ पे टाइटेनियम आता है, यहाँ पे जर्कोनियम और यहाँ पे हाफियम आता है। ठीक है, जर्कोनियम और टाइटेनियम में तो जर्कोनियम का साइज बड़ा होता है, लेकिन जर्कोनियम और हाफियम का साइज बराबर होता है, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जर्कोनियम और हाफियम का साइज बराबर होता है, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड जाएगा। ठीक है, लैंथेनम और एचएफ का साइज बराबर नहीं होगा, क्योंकि लैंथेनम एचएफ के साइज में डिफरेंस है। जेडार और एचएफ का साइज बराबर होगा, ये वाला 3D सीरीज होता है, ये वाला 4D सीरीज होता है, और ये वाला 5D सीरीज होता है। तो यहाँ पे जेडार और एचएफ का साइज बराबर होगा ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज एलिमेंट शोन बाय। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट की, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? डी ब्लॉक एलिमेंट की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन। एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है वो आती है नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस अनपेयर्ड n-1 डी इलेक्ट्रॉन। ये होता है अनपेयर्ड n-1 डी इलेक्ट्रॉन, ये होता है। क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबेल गैस आर्गन, यहां से होता है 3D, यहाँ पे टोटल 3D होता है, 3D 1 to 10 यहाँ पर, और यहाँ पर आता है ये 4s, ठीक है, 1 या 2 ये होता है। तो अब आपको देखना है, तो मैक्सिमम आपको देखना है, तो नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड n-1 डी इलेक्ट्रॉन। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैग्नीज जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, ये होगा 3d5 और ये होगा 4s2। तो देखिए इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, एनएस का मतलब 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस अनपेयर्ड n-1 डी इलेक्ट्रॉन, डी में 5 है, 5 ऑर्बिटल होते हैं और ये पांचों इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। तो अगर ये पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो यहाँ पे ये हो गया 2 + 5 यानी कि 7। तो मैक्सिमम 7 मैग्नीज की होगी, मैग्नीज मैक्सिमम 7 तक शो करता है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक जाती है। इसी तरह से क्रोमियम की जो होती है वो +1 से +6 तक जाती है। आप निकाल लेना, तो मैग्नीज की ही मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम जो शो करता है वो मैग्नीज करेगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई नॉट वैल्यू फॉर द कपल क्रोमियम +3 टू क्रोमियम +2 Mn+2 टू Mn+2, मतलब दोनों का SRP दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव दिया है। इसका क्रोमियम का है -0.41 और इसका है +1.57 वोल्ट। तो देखो जो ई नॉट दिया है क्रोमियम +3 से क्रोमियम +2 का, ये वैल्यू दी है -0.41, ठीक है, और दूसरा दिया है ई नॉट Mn+3 से Mn+2, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी दी है? ये दी है +1.57 वोल्ट।
तो इसका एसआरपी जो है निगेटिव में ज्यादा है ना, निगेटिव एसआरपी ज्यादा है। अब जिसका निगेटिव में एसआरपी ज्यादा होता है वो ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, तो मोर इजिली ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज आसानी से होगा, है ना। अब मोर इजिली ऑक्सीडाइज, इसका मतलब ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीकृत होकर दूसरे को अपचयित करेगा, तो ये अच्छा अपचायक होगा। और इसका पॉजिटिव में ज्यादा है, तो ये इजिली रिड्यूस, ये आसानी से रिड्यूस होगा, और अगर आसानी से रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना, ये अच्छा ऑक्सीकारक होगा। तो जो Mn है वो अच्छा ऑक्सीकारक होगा, और क्रोमियम जो है वो +2 अच्छा अपचायक होगा। तो अब देखो, क्रोमियम +2 आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका मतलब है कि एक अच्छा अपचायक होगा। तो क्रोमियम +2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn+3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्रोमियम +2 अपचायक के रूप में और Mn+2 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्रोमियम +2 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम +3, है ना। ये गलत है, क्योंकि क्रोमियम +2 आसानी से क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम +3 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि क्रोमियम +2 आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Mn+3 इज मोर स्टेबल देन Mn+2, ये भी गलत है, क्योंकि Mn+3 आसानी से रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 में, ये आसानी से अपचयित होगा, तो Mn+2 ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसी तरह से देखो, बोला है पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय, पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का एक मेथड आपने पढ़ा था, इंडस्ट्रियल मेथड, की हम MnO2 लेते हैं, इसमें हम KOH मिलाते हैं। अगर आप KOH बेस ले लो, या आप सोडियम कार्बोनेट भी मिला सकते हैं Na2CO3 प्लस यहाँ पर O2 मिलाते हैं। जैसे ही मिलाते हैं तो क्या होता है कि ये जो सबसे पहले क्या होता है कि ये मैग्नेट आयन बनाता है, तो यहां से ये पहले मैग्नेट बनाता है, K2MnO4 बनता है मैग्नेट आयन, क्योंकि मीडियम बेसिक है, और बेसिक मीडियम है, इसका मतलब है कि जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 है, तो पहले मैग्नेट बनता है, जहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। फिर अगर हम एसिडिक मीडियम ले लें, H+ ले लें, या हम इसमें CO2 गैस पास कर दें, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि ये KMnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। जब एसिडिक मीडियम होता है तो मैग्नेट, ये पोटेशियम मैग्नेट है और ये पोटेशियम परमैग्नेट है, तो ये परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो तरीका है बच्चों वो ये है, और इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर बच्चों होगा फोर्थ वाला, ये इसका सही आंसर है। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो बोल रहा है कि Ki कैन बी ऑक्सीडाइज टू KiO3। तो देखो, जो Ki है वो ऑक्सीडाइज होगा KiO3 में, अगर मीडियम न्यूट्रल या वीकली बेसिक होता है। जब न्यूट्रल होता है या वीकली बेसिक होता है, मतलब या तो उदासीन हो या दुर्बल क्षारीय हो, तो ये कन्वर्ट होता है I- से +5 में जाता है। लेकिन अगर मीडियम एसिडिक होता है, ठीक है, अगर मीडियम एसिडिक होगा तो I- I2 में ऑक्सीडाइज होता है। तो एसिडिक मीडियम में ये होता है, और बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम या वीकली बेसिक में ये होता है। तो अब आपसे पूछ रहा KiO3 किस में कन्वर्ट होगा, तो न्यूट्रल मीडियम है। पहला तो नहीं होगा क्योंकि मीडियम एसिडिक है, H+ दिख रहा है। दूसरा नहीं होगा क्योंकि स्ट्रांगली बेसिक है। तीसरा बेस्ट ऑप्शन है कि KMnO4 और H2O की प्रेजेंस में ये जो Ki- है वो IO3- में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। फिर इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ M+3 आयन, सीरियम, SM, DY एंड YB। तो आपने पढ़ा है कि अगर हम F ब्लॉक 4F ब्लॉक में जाएं, तो 4F ब्लॉक में M+3 स्टेट में, अगर मेटल +3 स्टेट में है, तो देखो आता कहां से, सीरियम +3 से लेकर ल्यूटेटियम +3 तक, यहां पे लगातार क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, साइज घटता है, साइज डिक्रीजेस ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज यहाँ पे लगातार डिक्रीज करता है, ये आपने पढ़ा है। सीरियम लेकिन साइज उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करता, लेकिन डिक्रीज करता है। तो सीरियम से ल्यूटेटियम तक साइज डिक्रीज करता है। तब आप देख लीजिए, एटॉमिक नंबर वाइज देख लीजिए, तो सीरियम का साइज जो है वो सबसे बड़ा होगा, फिर एसएम का आएगा, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर डीवाई का होता है, और फिर वाईबी का आता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। फिर आपको अगले सवाल पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है कि लैंथेनम+3 से लेकर ल्यूटेटियम+3 तक क्या होता है कि यहाँ पे साइज जो है वो घटता है। साइज घटता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है, साइज घटता है, आईपी बढ़ता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो बेसिक नेचर, देखो साइज अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो टेंडेंसी है वो घटेगी, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो ज्यादा बेसिक होगा, तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लैंथेनम निकालेगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज लार्ज है, तो इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे जो बेसिक नेचर है वो घटता है, लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक बेसिक नेचर घटता है क्योंकि साइज छोटा होता जाता है, इसलिए बेसिक नेचर कम होता है। जो बड़े साइज का होगा उसके हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो लैंथेनम हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ल्यूटेटियम। लैंथेनम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ल्यूटेटियम से ज्यादा होगी, गलत है। ल्यूटेटियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी क्योंकि इसका साइज छोटा होगा, तो ल्यूटेटियम की तो ज्यादा होगी, इसमें बोल रहा है लैंथेनम की ज्यादा होगी, तो पहला गलत। लैंथेनम इज लार्जर साइज देन ल्यूटेनियम, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड इज हाई, ये भी गलत है क्योंकि साइज अगर छोटा होता है, देखो साइज अगर छोटा होगा तो आईपी हाई होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होता है, आयनिक लक्षण ज्यादा नहीं होता, कोवेलेंट नेचर हाई होगा, आयनिक नेचर तो कम होगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो केवल सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। फिर आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट एसिडिक। तो देखो एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, एसिडिक नेचर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी पे, कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जिसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। और इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पर जितना ज्यादा प्लस होगा उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्रोमियम+2 स्टेट में आएगा, यहाँ पे क्रोमियम+4 स्टेट में आएगा, यहाँ पे क्रोमियम+3 स्टेट में, और यहाँ पे क्रोमियम+6 स्टेट में। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर है, इसलिए मोस्ट एसिडिक सबसे ज्यादा अम्लीय CrO3 होगा। तो इस तरह से हम एसिडिक नेचर को डिसाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अगला सवाल बोल रहा है इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अंतरकाशी यौगिकों का गलत अभिलक्षण क्या है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, उसमें मेटल एटम्स होते हैं, जैसे ये मेटल एटम होता है, और मेटल एटम के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसमें नॉन मेटल आ जाता है। जैसे ये मेटल एटम है और इसके बीच में जो खाली स्पेस है वहां पे नॉन मेटल आ जाता है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सब आ जाते हैं, नॉन मेटल आ जाता है वाइड में। वाइड या इंटरस्टिशियस में हाइड्रोजन आ गया या कार्बन आ गया या नाइट्रोजन आ गया। इंटरस्टिशियल जब ऐसा होता है तो वाइड भर जाती है, वाइड भर जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो सही ऑप्शन है। बोला गलत क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका क्वथनांक ज्यादा, इसका गलनांक ज्यादा होगा, क्योंकि पहले खाली स्पेस था लेकिन जब ये आया तो खाली स्पेस भर गया, तो गलनांक इसका ज्यादा होगा, ये तो सही है। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ये धात्विक चालकता बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है, अभी भी इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और ऐसा करने से इनकी रासायनिक सक्रियता कम हो जाती है। तो बोल रहा है दे आर केमिकली रिएक्टिव, बोल रहा है ये रासायनिक रूप से क्रियाशील होते हैं, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होते हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी घटती है, बढ़ती नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड होगा, है ना, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, जो अंतरकाशी यौगिक है, वो कम सक्रिय होते हैं, जबकि इसमें बोल रहा है अधिक सक्रिय, इसलिए ये गलत होगा। फिर इसी तरह से अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, तो देखो हीट करते हैं तो क्या क्या बनेगा, एक तो K2CrO4 बन रहा है, एक O2 बन रहा है, और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, और A होता है Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड बनता है, Cr2O3 बनता है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। ये रिएक्शन बेस्ड सवाल है तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी हीट करने पर K2CrO4, O2 और Cr2O3 बनता है। फिर इसी तरह से अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक में कैसा होता है, आपको पता है
कि ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और वैसे डी ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। ये तो आपको क्लियरली है, टंगस्टन का होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, तो डब्ल्यू इसका सही आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस है वो आपने देखे। और फिर इसके बाद बच्चों यहाँ से जो सेक्शन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं। और ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और अब इसी पैटर्न में हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्कशन खत्म होता है, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 में अपने को दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब देखिए कि सिंपल अगर हम SN1 की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कार्ब कैटायन, और रेट हमेशा रिलेटिवली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ Cl माइनस को रिलीज करके कार्ब कैटायन हम कितना डिग्री अचीव कर पाएंगे, 2 डिग्री। सेकेंड केस में प्राइमरी 1 डिग्री। थर्ड केस में कार्बन हेलोजन में रेजोनेंस की वजह से एक डबल बॉन्ड बिहेवियर होगा, दैट मीन्स कि ये तो रिएक्शन परफॉर्म करेगा नहीं। और आखिरी केस में Cl माइनस जाने के बाद इस कार्बन पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बना है, तो SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री का हैलाइड होगा, दैट मीन्स की करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 66 ये आपसे पूछता है विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए कि इनएक्टिव कंपाउंड्स में सिमेट्री अगर हम डिफाइन करें तो जहां सिमेट्रिक पैरामीटर्स होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनको इनएक्टिव कहा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे हम फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो ये जो इमेजिनेटिव प्लेन है ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल मिरर इमेजेस में डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो इस तरह के प्लेन को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स की जो कंपाउंड का ओवरऑल बिहेवियर है ये सिमेट्रिकल हो गया, और सिमेट्रिकल है तो इसी कंपाउंड को हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस केस में जो आंसर यहाँ पे जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। 68 क्वेश्चन यहाँ आपको दिया जा रहा है मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन विद KI, और प्रोडक्ट यहाँ पे अपन बना रहे हैं मिथाइल आयोडाइड, एंड साइड प्रोडक्ट विल बी NaI। तो दैट रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन विच सॉल्वेंट। अब देखिए कि हैलाइड अगर 0 डिग्री है तो मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करेगा SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होता है ये पोलर तो हम पिक करेंगे लेकिन सॉल्वेंट शुड बी एप्रोटिक। तो मीथेनॉल एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, यूज नहीं होगा। इथेनॉल प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर भी प्रोटिक सॉल्वेंट है, बट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ जो चॉइस रहेगा वो रहेगा एसीटोन का। तो एप्रोटिक के अकॉर्डिंग इसी में रिएक्शन का रेट फास्टेस्ट होगा, दैट मींस आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए कि चारों कंपाउंड आपके पास हैं ब्रोमोबेंजीन, दैट मीन्स की ये रिएक्शन आपका है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोला जाता है SNAR। तो सिंपल कंडीशन है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका कार्ब एनायन क्रिएट होता है, और रेट को ऑर्डर वाइज कंपेयर करना है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट कार्ब एनायन। तो रेट को इंक्रीज करने वाली जो पावर्स हैं ये -I -R होगा, और डिक्रीज करने वाली पावर्स यहाँ पे कौन सा होगा, +I +R। तो पहले केस में जो मिथाइल है ये एक +I पावर हो गया। बी केस में नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड है मेटा पे, ये -I -M दोनों नेचर शो करता है लेकिन मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता। OCH3 किस तरह के नेचर को अप्लाई करेगा, +M। और फोर्थ केस में पैरा पोजीशन पे ग्रुप आपका कनेक्टेड है -I और -M वाला नाइट्रो। तो फोर्थ ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा वर्क करेगा, और इसी में जब इंटरमीडिएट हम एनायन बनाते हैं तो ये मैक्सिमम स्टेबल बनाएगा, दैट मीन्स कि अगर कोई फास्टली रिएक्ट करेगा तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70 एक रिएक्शन सीक्वेंस है, यहाँ पे पहले आपको साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड का रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए कि सबसे पहले जब कोई भी अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन आप करते हो ईथर की प्रेजेंस में, तो ये प्रिपरेशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आफ्टर डिसोसिएशन प्रोवाइड नेगेटिवली चार्ज कार्बन, इट में बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, और या फिर इसका जो बिहेव है ये किस फॉर्म में होता है, बेस।
सेकेंड रिएक्शन आप अगर हम वाटर से करा रहे हैं तो वाटर में भी एक एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इसको कहा जा सकता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे एक बेस की फॉर्म में बिहेव करेगा और डायरेक्टली यहाँ वाटर किसका रोल प्ले कर रहा है, एसिड। तो एक एसिड और बेस को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो एक साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ किस ऑप्शन को राइट चॉइस माना जा सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड को। 71 क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जाता है लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखिए कि सारे कंपाउंड फिनॉल हैं और यहाँ कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने वाली पावर्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I -M और डिक्रीज करने वाली पावर होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग +I और +M। तो इन चारों ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन में नाइट्रो ग्रुप आपके कंपाउंड में कनेक्टेड है और जो दोनों ही नेचर शो करेगा -I और -M। तो मैक्सिमम एसिडिक जो फिनॉल यहाँ पे होता है दैट विल बी पैरा नाइट्रोफिनॉल इन चारों ऑप्शन के कंपैरेटिवली। 72 क्वेश्चन द कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद ZnCl2 एंड HCl। अब देखिए कि ZnCl2 और HCl के कॉम्बिनेशन को नेम दिया जाता है ल्यूकास रिएजेंट। तो किसी भी अल्कोहल का अगर हम ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका क्रिएट होता है कार्ब कैटायन। दैट मीन्स कि ये जो मैकेनिज्म यहाँ पे है इसको हम कह सकते हैं SN1 यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। और SN1 रिएक्शन है तो सीधा कहा जा सकता है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनेगा और रेट को कंपैरेटिवली देखा जाए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट कैटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री का, देन आफ्टर 2 फिर आएगा 1 और मिनिमम रिएक्टिविटी हो जाएगा 0 का। अब देखिए कि इन चारों में से 3 डिग्री अल्कोहल ये सबसे जल्दी रिएक्शन करता है, फास्टेस्ट रिएक्शन करता है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं तो ये कितना डिग्री स्ट्रक्चर नजर आता है, 3 डिग्री। तो यही सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा क्योंकि ओवरऑल यहीं पे कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। 73 क्वेश्चन यहाँ आपसे बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब देखिए कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का प्रिपरेशन, एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है सैलिसाइलिक एसिड और इसमें एस्टरिफिकेशन किया जाता है विद प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल इन एन एसिडिक मीडियम। तो एस्टरिफिकेशन में एक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगा और जो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर एस्टरिफिकेशन इसी प्रोडक्ट को बोला जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो सैलिसाइलिक एसिड का मिथाइल एस्टर आइदर नेम्ड एज मिथाइल सैलिसाइलेट और सेकंड नेम यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जो अपने को किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 74 इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन राइमर-टीमर रिएक्शन। तो राइमर-टीमर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें फिनॉल के साथ में कंबाइन किया जाता है क्लोरोफॉर्म और कोई भी स्ट्रॉन्गर बेस लाइक कंसंट्रेटेड NaOH और KOH। तो क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम में एक बाई रेडिकल एज ए अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है और इसको बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का रोल यहाँ पे प्ले करेगा डाइक्लोरोकार्बिन। ये किस ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। 75th क्वेश्चन विच अल्कोहल on oxidation with heated copper at 573 Kelvin gives an alkene as a major product। तो in case of alcohol copper and high temperature like 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये केपेबल है डिहाइड्रोजनेशन में। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल आफ्टर डिहाइड्रोजनेशन प्रोवाइड एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर डिहाइड्रोजनेशन कैन प्रोवाइड कीटोन, बट 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी डिहाइड्रोजनेटेड। बट इतना हाई टेम्परेचर है तो ये डिहाइड्रेशन परफॉर्म करेंगे और 3 डिग्री अल्कोहल इस कंडीशन में किसको प्रिपेयर कर पाएगा, एल्कीन को। तो जो एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, अल्कोहल का नेचर कितना डिग्री है, 3 और 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे आपको किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। सेवेंटी सिक्स कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखिए कि पहले रिएक्शन हम कर रहे हैं फिनॉल का विद NaOH।
तो आफ्टर रिएक्शन विद NaOH, फिनॉल इज वीकर एसिडिक कंपाउंड और स्ट्रॉन्गर बेस के साथ में ये क्रिएट करेगा सोडियम फिनॉक्साइड। देन आफ्टर सेकेंड रिएक्शन इसका हमें परफॉर्म करना है विद मिथाइल क्लोराइड। तो 0 डिग्री हैलाइड है तो ये SN2 रिएक्शन हो गया। और आफ्टर SN2 रिएक्शन जो प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा ये मिथाइल फिनाइल ईथर, या कॉमनली इस मॉलिक्यूल को हम क्या नेम देते हैं, एनिसोल। तो रिएक्शन का जो फर्स्ट हाफ है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। अब ये कंपाउंड तो एनिसोल बन गया ए, इसमें आगे किया जा रहा है ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है। और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के बिहाफ पे प्लस एम नेचर कैरी करता है जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो वन ब्रोमिनेशन अकर्स ऑन ऑर्थो पोजीशन, वन इन पैरा पोजीशन, और किसी एक मेजर प्रोडक्ट को पिक किया जाए तो पैरा डेरिवेटिव कंसीडर्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज 1। तो 77 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है द कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट रेट बाय SN2 मैकेनिज्म विद KI। अब देखें कि SN2 मैकेनिज्म ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से कंप्लीट होता है और रेट यहाँ पे मेजरली अफेक्ट होता है बाय स्टेरिक फैक्टर। तो दैट मीन्स की स्टेरिक क्राउडिंग जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ मिनिमम हो जाएगा, और इस वजह से हम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मानते हैं 0 डिग्री को, देन आफ्टर 1 डिग्री फॉलोड बाय 2, और मिनिमम रिएक्टिविटी किसका हो जाता है 3 का। अब इन चारों में देखा जाए तो पहले हैलाइड 3 डिग्री है, रिएक्टिविटी कम होगा, बट दूसरे केस में हैलाइड कितना डिग्री नजर आता है 1। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 0 डिग्री का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे रेट को मेजरली इन्फ्लुएंस अपन कौन से फैक्टर से करते हैं, स्टेरिक फैक्टर। तो SN2 के केस में करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है ऑप्शन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 78 में अपने को गिवन है कि एक 1 डिग्री ब्रोमाइड और 1 डिग्री ब्रोमाइड का एक बार आपको रिएक्शन करना है AgNO2 के साथ, और सेकेंड रिएक्शन इसको आपने करना है KNO2 के साथ। तो AgNO2 के साथ एक प्रोडक्ट A और KNO2 के साथ में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा B। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब इस रिएक्शन में आप एक N प्रोपाइल ब्रोमाइड जो रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन में 1 डिग्री ब्रोमाइड है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये तो क्लियर है कि यहाँ मैकेनिज्म जो चलेगा वो SN2 हो जाएगा। अब AgNO2 में और KNO2 में डिफरेंस है कि Ag पॉजिटिव एक मेटेलिक केटायन है और K प्लस भी। तो Ag प्लस और K प्लस का डिफरेंस क्या है? K प्लस S ब्लॉक का मेटल होता है, रिएक्टिव मेटल होता है, कैटायनिक साइज ज्यादा होगा, तो ये मेजोरिटी में आयोनिक बॉन्ड बनाता है। और अगर हम Ag प्लस से कंपेयर करें तो ये D ब्लॉक है, कैटायनिक साइज कम है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मेजर प्रोडक्ट A में बात करते हैं तो ये मेजोरिटी में क्रिएट करेगा नाइट्रो एल्केन को, और अगर हम बी में बात करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट आपका नाइट्राइट। तो ए है नाइट्रो, बी है नाइट्राइट। तो अब अगर इन ऑप्शन में से हम पिक करें तो ए और बी में ए वाली सिचुएशन है नाइट्रो, और बी जो प्रोडक्ट है उसमें मेजर वन रहेगा नाइट्राइट। दैट मीन्स की करेक्ट आंसर आपका हम किसको कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन बोलता है टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म इन गिवन रिएक्शन। अब देखिए कि आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है एन ब्यूटेन, और इस पे रिएक्शन हमें करना है Cl2 का इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो सिंपल है कि पहले देखना पड़ेगा पोजीशंस कितने। तो क्लोरीन 1 और 1 पोजीशन सेम हो जाएगा, ये दोनों पोजीशन भी सेम है। तो पोजीशन यहाँ पे क्लोरीन या क्लोरीनेटेड होने के लिए आपके पास कितने 2। तो एक पॉसिबल आंसर बन जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, और एक पॉसिबल आंसर आपका बन जाएगा 2 क्लोरो। तो एज ए स्ट्रक्चर पूछा जाता तो आंसर यहाँ पे 2 होता, लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है इसमें सेकंड कार्बन से चारों डिफरेंट ऑक्यूपाइड वैलेंसीज हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट में आपको कौन सा कार्बन नजर आता है, कायरल। कायरल है तो ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, और एक्टिव है तो ये कितने पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा 2। तो इस अकेले प्रोडक्ट के ही 2 कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मीन्स कि ये 2 फॉर्म हो गए, और ये इनएक्टिव है तो इसका एक फॉर्म हो गया। तो टोटल कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपने पास हो जाएंगे 3। दैट मीन्स कि यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट वन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस मेजर प्रोडक्ट बी विल बी। तो पहले आपको
रिएक्शन करना है फिनॉल का NaOH के साथ, देन आफ्टर इसमें कार्बोक्सिलेशन और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो क्वेश्चन में जो रिएक्शन आपको दिया जा रहा है ये फिनॉल का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको बोला जाता है कॉल्वे रिएक्शन। तो पहले पार्ट में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH के रिएक्शन से तो हम सोडियम फिनॉक्साइड बना ही लेंगे क्योंकि ये एसिडिक नेचर का कंपाउंड होता है। और फिर यहाँ पे अगर हम CO2 ऐड कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलेशन के बिहाफ पे ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड कराएगा। अब देखिए कि अगर कार्बोक्सिलेशन है तो फाइनल प्रोडक्ट वैसे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही बनना चाहिए। एक बार ये कनेक्ट हो जाएगा ऑर्थो पे और एक इसका साथ में कौन सा आइसोमर क्रिएट होगा, पैरा। तो इस वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से आपका रिएक्शन जाएगा जो एक इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन है। और ये इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन बेसिकली कौन सी पोजीशन पे ज्यादा होता है, ऑर्थो पे। तो इन चारों में से अगर एक प्रोडक्ट पिक करना है तो बनेगा पैरा भी बनेगा ऑर्थो भी, बट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। और इसी कंपाउंड को कॉमनली बोला जाता है सैलिसाइलिक एसिड भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 81 क्वेश्चन। व्हेन फिनेटॉल C6H5OC2H5 एक ईथर है इज हीटेड विद HI, द प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब देखिए कि स्ट्रक्चर अगर इस कंपाउंड का हम बनाते हैं तो बेंजीन है और दूसरी साइड में आपके पास जो ग्रुप कनेक्टेड है वो है इथाइल। तो यहाँ पे अगर हम इसका HI से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईथर का केस है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन से डायरेक्टली अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो इसके लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और रेजोनेंस का मतलब है कि यहाँ पार्शियली कौन सा नेचर क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड नेचर। तो डबल बॉन्ड नेचर है इन बिटवीन बेंजीन एंड ऑक्सीजन। तो क्या ये बॉन्ड इसी पोजीशन से आयोनाइज हो सकता है? और यहाँ आयोनाइज होने का सिंपल मतलब है कि कार्बन हैविंग पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो H और I में I माइनस और H को अगर हम कंबाइन करें तो इसके लेफ्ट वाले पार्ट से तो क्रिएट हो जाएगा फिनॉल और राइट वाले पार्ट से हम किसको क्रिएट करेंगे, इथाइल आयोडाइड को। तो आंसर इज थर्ड वन। यहाँ पे क्रिएशन हो जाएगा फिनॉल का विद इथाइल आयोडाइड। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए कि यहाँ पे सिंपल हम कार्बोनाइल कंपाउंड का जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्कोहल को प्रिपेयर करने का एक वे होता है। तो अगर मैं एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहा हूँ विद CH3MgBr तो पहले तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बिहाफ पे एक इस तरीके का रिजल्ट बनेगा। एडिशन के बाद ऑक्सीजन पे चार्ज ऐड हो जाएगा MgBr। और अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो फाइनली एसिटल्डिहाइड वो कंपाउंड है जो अपने को सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल बना के दे रहा है। तो इन चारों में से एसिटल्डिहाइड वो स्ट्रक्चर हो जाएगा जो CH3MgBr से रिएक्शन करके फाइनली अपने को प्रोवाइड करके देगा सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 83 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जाता है। व्हेन बेंजीन क्लोराइड इज ट्रीटेड विद वार्म वाटर द प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब देखिए कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, कंपाउंड कोल्ड कंडीशंस में स्टेबल होता है अप टू 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको अगर हम वाटर के साथ में बॉयल कर रहे हैं तो ये तो श्योर है कि ये ब्रेक हो जाएगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे ये ब्रेक डाउन होने के बाद एक तो प्रिपेयर कर लेगा फिनॉल और साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएंगे N2 and HCl। तो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट को अगर हम हॉट वाटर के साथ बॉयल कर रहे हैं तो ये प्रिपरेशन मेथड बन जाता है किस कंपाउंड के लिए, फिनॉल के लिए। दैट मींस इसकी जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बोला जा सकता है इट विल बी फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 84 क्वेश्चन में बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल मॉलिक्यूल। तो नॉट ए कायरल, दैट मींस कि कायरल कंपाउंड वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हों और नॉट ए कायरल का मतलब होता है कि इन चारों में से हमें वो पिक करना है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो पहले ऑप्शन में अगर हम बात करें 2-ब्रोमोब्यूटेन तो 2-ब्रोमोब्यूटेन का यही स्ट्रक्चर है और ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है ये चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो ये कार्बन हो गया कायरल।
तो ये तो एक्टिव है, इसका मतलब ये तो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में आएगा नहीं। सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड और सेकंड पोजीशन पे कनेक्टेड है हाइड्रोक्सी। तो अगेन यहाँ पे भी ऐसा कार्बन अपने को मिल पा रहा है जो कायरल है, दैट मीन्स कि ये भी एक्टिव है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में भी सेकंड कार्बन का नेचर अगेन अपन देख रहे हैं कि ये कायरल कार्बन है, ये भी एक्टिव हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन में अगर हम बात करें आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एक प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल है और इसमें कोई भी ऐसा कार्बन आइटम अपने को नजर नहीं आता है जो कायरल हो। दैट मीन्स कि ये जो फोर्थ कंपाउंड है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इन चारों में से जो क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम आंसर देखें तो नॉट ए कायरल मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हम किसको कंसीडर करेंगे, नंबर 4 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 85। 85 में एक रिएक्शन सीक्वेंस है जिसके बिहाफ पे हमें आइडेंटिफाई करना है PQRS को। अब देखिए कि ये बोलता है कंपाउंड P ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इट गिव्स Q। तो P कंपाउंड का सोडियम से रिएक्शन किया तो Q बना। अब देखिए कि जो P कंपाउंड है ये एसिडिक होना चाहिए क्योंकि एसिडिक कंपाउंड ही सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। तो एसिडिक का मतलब ये अल्कोहल हो सकता है, फिनॉल हो सकता है। अब आगे इस क्यू का रिएक्शन आपको करना है SOCl2 के साथ, इट गिव्स R। Q एंड R रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाई बेंजाइल ईथर। तो दैट मीन्स कि आखिरी में जो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये है डाई बेंजाइल ईथर। तो नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि बेंजाइल ग्रुप आपका है C6H5CH2 और डाई बेंजाइल ईथर का दैट मीन्स कि आपको इस प्रोडक्ट को फाइनली बनाना है किन दोनों के रिएक्शन से। तो जो Q और R हैं उनके रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए कि हमें ये तो मालूम चलता है कि यहाँ पे जो एल्कोहल आप लोगे ये भी बेंजाइल की फॉर्म में होगा और जो हैलाइड यहाँ पे आना है वो भी बेंजाइल होगा क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से इसको हम बना रहे हैं। तो अगर हम P कंपाउंड को एक बेंजाइल अल्कोहल माने, दैट मीन्स कि P इज बेंजाइल अल्कोहल, रिएक्शन आपने सोडियम से किया, तो सोडियम से रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके सोडियम सॉल्ट में जिसको लिखा जा सकता है ONA सॉल्ट। देन आफ्टर रिएक्शन इसको हम बोल देंगे कंपाउंड आपका Q है। Q का रिएक्शन हम कर रहे हैं R से और R से रिएक्शन करके बन रहा है आपका डाइबेंजाइल ईथर। तो ये जो R है ये कहा जा सकता है बेंजाइल क्लोराइड। तो Q और R के कॉम्बिनेशन से जो फाइनली कंपाउंड बनेगा ये बनेगा आपका डाइबेंजाइल ईथर। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम देखें तो P भी आपका बेंजाइल अल्कोहल है, Q उसका एक सोडियम सॉल्ट है और जो R है ये है बेंजाइल क्लोराइड। तो आइडियली देखा जाए तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपको किस पॉसिबल ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 86। 86 में बोला जाता है कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। अब देखिए कि सोडियम मेटल से रिएक्शन नॉर्मली हम कहते हैं कि जो एसिडिक कंपाउंड हैं लाइक अल्कोहल, लाइक फिनॉल, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड वो रिएक्शन करते हैं। और अगर हम इन चारों ऑप्शन की बात करें तो इथेनॉल एक अल्कोहल है, वीकर एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन है तो रिएक्शन हो जाएगा, फिनॉल से भी रिएक्शन हो जाएगा, ये दोनों एसिडिक है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड में भी सोडियम से रिएक्शन हो जाता है जिसको बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का सिंपल प्रोसीजर है कि आप 2 मोल एल्काइल हैलाइड लेते हो, सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन करते हैं एल्केन का। लेकिन अगर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली एक साइक्लिक ईथर है और ईथर में एसिडिक नेचर भी नहीं होता और पोलैरिटी भी उतना ज्यादा नहीं होता। तो ईथर में एसिड नहीं है, इसका मतलब इसका सोडियम मेटल के साथ में डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं है। तो डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, ऑप्शन यहाँ पे क्या हमें पिक करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 को। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 87। क्वेश्चन में बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव ईथर एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं, सोडियम एथोक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड। 0 डिग्री ब्रोमाइड है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अगर ईथर क्रिएट करना है तो मैकेनिज्म वैसे भी क्या होना चाहिए, SN2। तो 0 डिग्री है तो इजीली SN2 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ तो ईथर बन जाना चाहिए। सेकेंड आपका है
बेंजाइल अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट, और अगेन कितना डिग्री ब्रोमाइड आपको दिया जा रहा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री है तो विलियमसन में ये भी SN2 मैकेनिज्म है, ये भी ईथर बना लेगा। थर्ड केस में आपको दिया था टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बट लेकिन हैलाइड का जो नेचर है ये अगेन कितना डिग्री है, 1। तो 0 डिग्री के केस में मैकेनिज्म SN2 हो जाएगा, ये भी ईथर बना लेगा। बट लास्ट वाले ऑप्शन में देखा जाए तो हैलाइड आपके पास कितना डिग्री है, 3। तो एक तो ये SN2 नहीं देगा, और अगर हम स्ट्रॉन्गर बेस के सामने किसी 3 डिग्री हैलाइड की बात कर रहे हैं तो ये एलिमिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा शो करता है, और एज ए मेजर प्रोडक्ट ही किस कंपाउंड को बनाएगा, एल्कीन को। तो बाय हेल्प ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अगर ईथर एज ए मेजर प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है तो SN2 मैकेनिज्म होना चाहिए। दैट मीन्स कि हैलाइड आप या तो 0 डिग्री लेते हो या मोर ऑफ कितना डिग्री लेते हो, 1। तो किसमें ईथर नहीं बन पाएगा, अगर ये पिक करना है तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88, द ईथर विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू क्लेवेज बाय हीटिंग विद HI। अब देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, डाईफिनाइल ईथर की, तो ऑक्सीजन को आपने दोनों तरफ डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड किया हुआ है, बेंजीन से। तो ये जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे बेंजीन और लोन पेयर के बीच में क्या एस्टेब्लिश होगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में ये जो बॉन्ड हैं इनमें पार्शियली डबल बॉन्ड बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा, और ये ब्रेक करना किसी भी सब्स्टिट्यूशन में फिर इजी नहीं होता। तो इस ऑप्शन में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, और नहीं पॉसिबल होने का रीजन है सिंपली रेजोनेंस या कार्बन ऑक्सीजन में पार्शियली डबल बॉन्ड बिहेवियर क्रिएट होना। तो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन आपसे ये बोलता है, द गिवन रिएक्शन नोन एज। तो आपने एक इथाइल ब्रोमाइड लिया, AgF से रिएक्शन करके हम बना रहे हैं फ्लोराइड को, तो इसको हम बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और हेलोजन एक्सचेंज में अगर फ्लोराइड को क्रिएट किया जा रहा है बाय हेल्प ऑफ AgF, तो रिएक्शन को नेम दिया जा सकता है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसी में अगर आयोडाइड हम बनाते तो ये फिंकेलस्टाइन होता, लेकिन अगर फ्लोराइड फॉर्मेशन हो रहा है तो रिएक्शन विल बी नेम्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्वेश्चन ये बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखें कि क्लोरोफॉर्म विच इज ए ट्राइक्लोराइड, और इसको डायरेक्टली अगर हम एयर में एक्सपोज कर दें, और एयर के साथ में कहीं ना कहीं सनलाइट तो इसको मिल ही जाएगा, तो ये कंपाउंड ऑक्सीडेशन होने के बाद एक पॉइजनस सब्सटेंस को क्रिएट करता है, CuCl2, कार्बोनिल क्लोराइड भी कह सकते हो। और ये जो पॉइजनस सब्सटेंस बना है दैट विल बी नेम्ड एज फॉस्जीन गैस। तो इस वजह से अपन डार्क कलर के बॉटल्स में क्लोरोफॉर्म को रखते हैं, और साथ में ये भी कोशिश करते हैं कि वहां पे कोई एयर का एंट्री ना हो, क्योंकि एयर अगर आएगा तो सरफेस पे हमेशा फॉस्जीन गैस बन जाएगा, और ये जो फॉस्जीन है ये हमेशा ही किस तरह का कंपाउंड होता है, पॉइजनस। तो इन चारों में से कौन सा कंपाउंड क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीजन से रिएक्शन से बनेगा, तो आंसर इज कार्बोनिल क्लोराइड, और इसी का एक कॉमन नेम है फॉस्जीन गैस भी। तो ये है आपका डिस्कशन ऑफ प्री AITS एग्जाम। तो आई होप यू all understand all the questions. All the best for your preparation.